खुश आमदीद सुबह सवेरे पाकिस्तान में। और ब्रेक से पहले भी जैसे आपने देखा, हम बहुत सारे ऐसे मसाइल की बात कर रहे थे जिनका ताल्लुक पाकिस्तान की आबादी के लिहाज से सबसे बड़े सूबे से है, जहां 11 करोड़ से ज़्यादा अफराद जो हैं वो मुकीम हैं, और उसके बहुत सारे इंतज़ामी मसाइल और उसके साथ साथ बहुत से सियासी मसाइल के हवाले से बातचीत करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मुझे बता दीजिएगा, ये जो APC पे आपकी भी एक स्टेटमेंट जो है वो आज 92 न्यूज़ पेपर ने लगाई भी है, और उसमें आपने फरमाया है कि ये सिर्फ अपोजिशन को इंतज़ार ही करना पड़ेगा 1 साल इलेक्शन का, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो आप वाकई ये समझ रहे हैं कि APC जो है इसमें कुछ इसका हासिल नहीं होगा सिवाय अपोजिशन की एक, जिसे कहना चाहिए, लफ्जी बहस की? देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के मुस्तकबिल के लिए ये ज़रूरी है कि जमहूरियत का जो तसलसल है वो कायम रहे। और ये बड़ी अच्छी बात है कि पीपल्स पार्टी ने भी अपने 5 साल मुकम्मल किए, उसके बाद नून ने अपने 5 साल फेडरल गवर्नमेंट में अपने मुकम्मल किए, और उसके बाद आवाम जिसे चाहें वो अपना हुक्मरान जो है चुन लें। तो मैं समझता हूँ कि आवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 5 साल के लिए मुंतखब किया है जी। और अपोजिशन को अपनी सियासत, देखें, सियासी पार्टियों को ज़िंदा रखनी पड़ती है, तो वो सियासत ज़िंदा रखने के लिए कभी APC भी होगी, कभी जलसे भी होंगे, जुलूस भी होंगे, आवाम को मुतहर्रिक वो करना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि उनको भी ये मालूम है कि हमें 3 साल और इंतज़ार जो है करना पड़ेगा, और इलेक्शन जो हैं जनरल इलेक्शन 2023 में होंगे। और मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने 5 साल मुकम्मल करेगी, और उसके बाद अगर हम डिलीवर ना कर सके तो फिर अवाम को पूरा इख्तियार है कि हमें अपने हुकूमत से बाहर करें। बिल्कुल ठीक। गवर्नर साहब, ये बल्दियाती इंतखाबात का जो मामला है, अगर सिंध को देखा जाए, हल्का बंदियों का मामला वहाँ पर सामने आ गया, तो मुकर्ररा वक्त में तो वहाँ पर होते नज़र नहीं आ रहे। पंजाब की बात की जाए तो यहाँ पर भी कुछ ज़्यादा वक्त मांगा जा रहा है। क्या ये डिलेइंग टैक्टिक्स है कि क्या हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात करवाना नहीं चाहती? क्या इंतखाबात होंगे बल्दियाती? आप क्या कहेंगे इस पर? पहले तो मैं एक जो रियलिटी है, जो हकीकत है, वो बयान करना चाहता हूँ जी। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि यहाँ पर जब डिक्टेटर आए हैं तो उन्होंने लोकल डेमोक्रेसी को, बल्दियात को स्ट्रेंथन किया है, बल्दियात को मजबूत किया है। जब अवामी हुकूमत आती है, जमहूरियत आती है, तो फिर बल्दियाती निज़ाम का गला जो है वो घूंट दिया जाता है। ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है हमारे मुल्क में कि मरकज़ ने अपने इख्तियारात जो हैं वो सूबों को मुंतकिल कर दिए, लेकिन बदकिस्मती से सूबों ने वो इख्तियार जो हैं वो बल्दियात को ना उनको एम्पावर किया, ना उनको प्रॉपर तरीके से फाइनेंस किया। और मैं ये इस बात पे पैशनेटली बिलीव करता हूँ कि आज जो हमारे मुल्क के बुनियादी मसाइल हैं, जो आम आदमी के मसले हैं, वो बल्दियात से रिलेटेड हैं। आवाम को कचहरियों में इंसाफ नहीं मिल रहा, आवाम को थानों में इंसाफ नहीं मिलता। तो अगर बल्दियात के नुमाइंदे हों तो वो उनके साथ होते हैं, हर वक्त उनके साथ करीब होते हैं, फिर उनका इन्फ्लुएंस जो है वो भी एडमिनिस्ट्रेशन से होता है, उनसे तल्लक भी होता है। और चूँकि जो मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असम्बली हैं या मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली हैं, उन्हें अजलास जब हो रहा होता है तो इस्लामाबाद जाना जाता है या अपने सूबा का जो कैपिटल है वहाँ जाना पड़ता है, और उसके अलावा उनकी और फिर कमेटियाँ होती हैं, उनकी बहुत सी मसरूफियात होती हैं। तो बल्दियात पे तवज्जो नहीं दी गई। और मैंने ये बात बार बार कही है कि मैंने जब तहरीक इंसाफ में शामिल होने का फ़ैसला किया था तो उसमें 2 फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा मुझे जिनकी वजह से मैंने फ़ैसला किया था। एक तो वहाँ पर जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर किया, नेबरहुड काउंसिल्स बनाई, गांव के लेवल तक उनको फंड्स भी दिए, उनको तकवीत दी, और दूसरा जो पुलिस में रिफॉर्म्स लेके आए, डीपोलिटिसाइज इंस्टीट्यूशंस को किया। तो मैं समझता हूँ ये इमरान खान की विजन है, और हमें
बल्दियात को हर सूरत स्ट्रेंथन करना है। बल्दियात के इलेक्शन जितनी जल्दी हो सके तमाम सूबों में होने चाहिए, उसमें किसी किस्म का। अभी भी आपको लगता है जैसे पंजाब में बढ़ते हुए ज्यादती के केसेस, फिर पुलिस रिफॉर्म्स की आपने बात की, मुसलसल आईजीज का तब्दील होना, इन वाकयात के ऊपर आप क्या समझते हैं कि जो आप समझ रहे हैं कि आपको इंस्पायर किया था, लोगों को इंस्पायर किया था, वो मामलात और वो अहदाफ हासिल करने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कामयाब हुई, ख़ासकर पंजाब में? देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात की अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में कि पंजाब बहुत बड़ा सूबा है। जब पंजाब बहुत बड़ा सूबा है तो उसके मसाइल जो हैं वो भी सूबे के लिहाज से उतने ही ज़्यादा हैं। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत चाहती है कि जनूबी पंजाब का सूबा होना चाहिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतने बड़े सूबे को एक आईजी को या एक चीफ सेक्रेटरी को कंट्रोल करना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। तो यकीनी तौर पर मैं ये नहीं कहूँगा कि पंजाब में हमने मसले हल कर दिए हैं। अभी रूल ऑफ लॉ के मसले हैं, लोगों को स्पीडी इंसाफ मुहैया करने के मसले हैं, थाना कल्चर और कचहरी कल्चर जो है और जो हमारा पटवारी कल्चर है वो अभी तक हम तब्दील नहीं कर सके हैं। लेकिन हमारी डिज़ायर ज़रूर है और हम चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो, रूल ऑफ लॉ हो और लोगों को उनकी डोर पे इंसाफ जो है वो पहुँचे। इसलिए कि इंसाफ की फराहमी जो है वो किसी भी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह जो है होनी चाहिए। बिल्कुल गवर्नर साहब, आबे पाक अथॉरिटी का जिक्र आपसे तो लाजमी करना पड़ता है। आपने बड़ी मेहनत की, अभी भी मेहनत कर रहे हैं। 7 करोड़ आवाम थे जिनको ये साफ़ पानी देना था, लेकिन टारगेट ये था। 2 साल हो गए, अभी इश्तिहारात जारी हुए, ब्यूरोक्रेसी के मसाइल थे, वो भी आप खुलकर बात करते रहे क्योंकि आप हमेशा खुलकर ही बात करते हैं। तो अब क्या टारगेट कम कर दिया गया है? अगले 3 साल में कितने लोगों को ये पानी मिल सकेगा? देखिए, मैं अर्ज़ करूं कि इसमें कोई शक नहीं है कि 2 साल बदकिस्मती से ब्यूरोक्रेसी की नज़र हो गए, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि अब पहले पंजाब देखें, असल मसला ये होता है कि आपने किसी भी तंजीम को बनाना है, स्ट्रक्चर बनाने हैं तो उसकी फाउंडेशन बनानी पड़ती है। जब वो देखें 1947 से लेके उस खासकर पिछले 30 सालों से पीने का साफ पानी मुहैया करने के लिए सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने ह्यूज अमाउंट ऑफ बजट जो हैं वो भी उनके लिए मुहैया किए, लेकिन बदकिस्मती से टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज़ ज़ाय हो गए। जितनी वाटर स्कीमें थीं, जितने फिल्ट्रेशन प्लांट से, वो तकरीबन 90% जो हैं तमाम सूबों में, मैं पंजाब की बात नहीं करता, इंक्लूडिंग पंजाब, बंद पड़े हैं। तो इसके लिए मेरी विज़न थी कि इसके लिए एक पानी की वाटर अथॉरिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक काम को 10-20 लाख लोग कर रहे हैं और उसमें कमीशन इन्वॉल्व है। मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि जो फिल्ट्रेशन प्लांट मैं 2013 में 10 लाख 15 लाख रुपए में लगा रहा था, वो फिल्ट्रेशन प्लांट हुकूमत पंजाब 1 करोड़ 50 लाख में लगा रही थी। और अल्लाह के फजल करम से जो हमारी फाउंडेशन ने फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए थे वो तमाम के तमाम जो हैं लोगों को पीने का साफ पानी दे रहे हैं, और हुकूमत के लगाए हुए तमाम प्लांट जो हैं बंद पड़े। तो उसके लिए एक विजन सी, जिस तरीके से मैं 2 मिसालें आपको देना चाहता हूँ। जब इंस्टीट्यूशन बन जाते हैं तो लोगों को रिलीफ बनना शुरू हो जाता है। ये जो रेस्क्यू 1122 है, मुझे इस बात पे बड़ा फ़ख्र है कि इनके स्ट्रक्चर, इनकी ट्रेनिंग सारी मैंने स्कॉटलैंड से करवाई थी, और अब माशाल्लाह जो रेस्क्यू 1122 एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिस पे हम प्राउड कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब मैं पिछली दफ़ा गवर्नर था तो हमें यूनाइटेड, ये साउथ एशिया में पहली ऑर्गेनाइजेशन है जो यूनाइटेड नेशन से जो उसको सर्टिफाई उन्होंने किया। फिर उसके बाद हमने पंजाब ओवरसीज़ कमीशन बनाया पिछली हुकूमत में, उसमें बड़ी तकलीफ़ें थी, उसको बनाने में भी तकरीबन 1 साल से ज़्यादा अरसा लगा, वहाँ पर भी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल से। लेकिन अब वो पंजाब ओवरसीज़ कमीशन भी हमारे, जब हम हुकूमत में आए हैं तो 16,000 केसेस से 8,000 से ज़्यादा केसेस जो हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी के रिजॉल्व हो चुके हैं। एक चीज़ के बारे में वजाहत फरमा दीजिएगा। आपको मालूम ही है आटे का बहरान जो है वो सर उठा रहा है, और अभी जो चीज़ सामने आई है वो ये कि वज़ीर आज़म के हुक्म के बावजूद पंजाब ने 7 लाख टन गंदम दरामद नहीं की, जबकि और फिर अब कहना पंजाब का ये है कि वफाकी हुकूमत उसे गंदम दरामद करके उस पर 1400 रुपये मन मुहैया करे, यानी जिसका मतलब है कि 5 से 7 अरब रुपए की सब्सिडी भी दे, जबकि 18वीं तरमीम के मुताबिक ये तो सूबों का है कि फूड कर सिक्योरिटी को देखना और इन मामलात को देखना। तो ये जो मामलात चल रहे हैं पंजाब में, इसके बारे में क्या कहें, क्योंकि आवाम बराह रास्त मुतासर हो रही है, आटा मुसलसल महंगा हो रहा है।
जी, मैं थोड़ी सी वजाहत आब पाक अथॉरिटी के बारे में कर दूं। अब आब पाक अथॉरिटी बन गई है, उनकी जो है कंसल्टेंट हायर हो गए हैं, स्टाफ के लिए रिक्रूटमेंट शुरू हो गई है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि 6 महीने के बाद पंजाब के लोग जो हैं इस अथॉरिटी पे एतमाद भी करेंगे और ये अथॉरिटी लोगों को पीने का साफ़ पानी जो है मुहैया करेगी। हम माजरत खा हैं कि हमारी डिले हुई है, जो हमारा टारगेट था वो हम अचीव नहीं कर सकें, लेकिन उस पर काम हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अब सूबों और मरकज़ की बात आप कह रहे हैं। देखिए, बात यह है कि आपको मालूम है कि तमाम सूबे जो हैं वो मरकज़ से मदद के तलबदार होते हैं और हमेशा डिमांड करते हैं। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि जो 18वीं तरमीम के बाद चंक ऑफ द बजट जो है वो सूबों के पास चला गया है, बल्कि फेडरल गवर्नमेंट के पास सरप्लस बजट ही नहीं रहा कि वो सूबों को किसी किस्म की बाउंड्री या किसी किस्म की चीज़ जो है वो देने की पोजीशन में हो। जितना उनका बजट है वो डिफेंस पे चला जाता है, फिर उसके बाद जो डेवलपमेंट के मंसूबे हैं उन पे चला जाता है, पेंशन्स और दूसरे इश्यूज़ पे चला जाता है। तो इसलिए लेकिन यहाँ तक सब्सिडी का ताल्लुक है तो मैं समझता हूँ कि तमाम सूबे जो हैं उनको इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा। अगर फेडरल गवर्नमेंट सब्सिडी सिंध को देती है, बलूचिस्तान को देती है, केपी को देती है, तो पंजाब को भी देनी चाहिए। अगर किसी सूबे को भी नहीं देती तो फिर बिल्कुल हमारी डिमांड जो है हमें गंदम कटाई के ऊपर एक्वायर करने से रोका गया था ना, तो इंतजामी बहरान की भी बात की जाती है। अपोजिशन खास तौर पे इसको बार बार सवालिया निशान बनाती है। आप क्या कहेंगे कि पुलिस के मामलात हों या फिर आटे के या गंदम के मामलात हों कि इंतजामी बहरान जो है वो पंजाब में पाया जा रहा है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं। आपको मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर इस बात को बार बार कहते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है, महंगाई है या शार्टेज चीज़ों की होती है, इसका गवर्नेंस से ताल्लुक है, गुड गवर्नेंस से ताल्लुक है। तो इसीलिए हमारी अब कोशिश है कि देखिए, हमारे पास 2 साल बहुत बड़े हमारे चैलेंजेस थे, आसान चैलेंजेस नहीं थे। इमरान खान की हुकूमत के सामने करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा $20 बिलियन पे चला गया था, कर्ज़ों की हम किश्तें देने की पोजीशन में नहीं थे, स्टॉक मार्केट कोलैप्स कर गई थी, इंडस्ट्री जो है एक्सपोर्ट हमारी 24 बिलियन 25 बिलियन से 20 बिलियन रह गई थी। तो ये तमाम इश्यूज़ थे जिनको IMF से मुआहदे होने थे। तो अब मैं समझता हूँ कि अगर हम गुड गवर्नेंस पे तवज्जो देंगे तो इंशाल्लाह ये महंगाई के और दूसरे इशू डेफिनेटली इनका ताल्लुक गुड गवर्नेंस से है। और जो माफिया है उसको भी हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम ये कहते हैं कि जी माफिया, आटा माफिया, फलां माफिया, भैया हम हुकूमत में हैं, हमें उस माफिया को पकड़ना है, उनको राह रास्त पे लेके आना है और इंशाल्लाह लेके आएंगे। फरमा दीजिएगा सर, ये जो मसाइल जिनकी तरफ आपने निशानदेही की है इनको मद्देनजर रखते हुए हमजा, आप समझते हैं सर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात में भी वही नताइज हासिल कर पाएगी या उसी तरह से अवामी मकबूलियत जो कि हासिल की थी आपने आम इंतखाबात में? क्या ये एक थोड़ा सा मामला है कि चूँकि महंगाई बहुत ज़्यादा है और ये मामलात मुसलसल सर उठा रहे हैं, तो शायद अवाम जो है उनका इस दफ़ा रिएक्शन कुछ फ़र्क हो? देखिए, मैं अर्ज़ करूं कि जब भी कोई हुकूमत आती है तो हमारे पास चॉइसेस थे कि हम एक तो टेम्परेरी मेजर्स करते, आवाम को रिलीफ देने की कोशिश करते, लेकिन जो हमारा बर्डन था कर्ज़ों का या हमारी जो स्टैंडिंग थी हमारी इकॉनमी की, उसको हम बेहतर न करते। लेकिन मेरा ख़्याल है कि इमरान खान की हुकूमत ने लॉन्ग टर्म फ़ैसले किए हैं। शायद वो फ़ैसले जो हैं उनसे अभी हम 3 साल बाद भी वो फ़ैसले जो हैं हमने आज कर रहे हैं उनका फ़ायदा ना ले सकें, लेकिन हम ये बात ज़रूर कहेंगे कि हमने मुल्क को एक सही डायरेक्शन जो है उसमें डाल दिया है। अनपॉपुलर डिसीजन हमने किए हैं, आवाम को जितनी रिलीफ मिलनी चाहिए थी हम नहीं दे सके हैं और इसके हालात जो हैं मुआशी हालात हैं, फिर कोविड-19 है। लेकिन एक बात आप ज़रूर तस्लीम करेंगे कि कोविड-19 को जिस तरीके से हमारी हुकूमत ने हैंडल किया है, पूरी दुनिया इस पर हमारी तारीफ़ कर रही है। और उसके साथ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जिस तरीके से 1 करोड़ 20 लाख लोगों फैमिलीज़ को 12,000 फ़ी फैमिली इस मुश्किल वक्त में दिया है, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें कोई पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं है, कोई उसमें ये नहीं देखा गया कि किसका किस जमात से ताल्लुक है। बिला तफरीक सब लोगों को जो डिज़र्व करते थे उनको ये पैसे जो पहुंचाए गए हैं। और मैं समझता हूँ कि ये गवर्नर साहब, आखिर में एक लाइटर सा सवाल है कि ये कहा जाता है कि गवर्नर पंजाब जो चौधरी मोहम्मद सरवर हैं ये जोड़ तोड़ के बादशाह हैं। अगर वज़ीर आज़म भी सिंध में जाते हैं तो उनको उस तरह से वेलकम नहीं किया जाता। आप गए, आपको वज़ीर आला सिंध ने, हुकूमत सिंध ने भरपूर जो है वेलकम किया। अजरकें थी, वो सिंधी टोपियाँ थी, बड़ा अच्छा वेलकम हुआ, आपकी टीम का भी वेलकम किया गया।
वो गवर्नर सिंध के साथ उनकी वैसी मोहब्बत नहीं है जैसी आपके साथ मोहब्बत है। सीसीपीओ लाहौर जो माफ़ी नहीं मांग रहे थे, गवर्नर हाउस पहुंचे, जब आपसे मुलाकात करके निकले तो उन्होंने माफ़ी मांग ली। ऐसी क्या गिद्दड़ सिंगी है आपके पास कि जो आपके पास आता है वो बिल्कुल मोम हो जाता है? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि पहली बात तो यह है कि मेरे पास कोई भी शख्स आता है तो मैं ईमानदारी से उसको एडवाइस करता हूँ कि ये आपके लिए भी ये बेहतर है और हमारे जो हैं अवाम के लिए बेहतर है। देखो, जहाँ तक सीसीपीओ का मसला है, उसमें जो भी उन्होंने कहा उससे अवाम जो हैं उनको रंजीदा हुए, उनको तकलीफ़ हुई, फैमिली को भी तकलीफ़ हुई। तो मुझे बड़ी खुशी है कि जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि वाकई, और बड़ा आदमी वही होता है जो अपनी गलती करके तस्लीम कर ले और देख लें कि उसके बाद जो प्रेशर था उस पर सारा जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी में दूसरा जो है उसके बाद वो जो है ख़त्म हो गया। जहाँ तक सियासी जमातों से ताल्लुक़ है, उसका एक बड़ा मुझे बेनिफिट है कि मैं चूँकि अपनी ज़िंदगी के मैंने 37 साल जो हैं बरतानिया में गुजारे और मैं जब मेरे पास लोग आते थे मैंने कभी नहीं देखा कि उनका पार्टी कैसे ताल्लुक़ है, उसके पास बड़ा ओहदा है, उसके पास छोटा ओहदा है। तो मैं समझता हूँ कि जो प्यार और मोहब्बत मैंने वहाँ पर इनको बांटा है उसके ये कंसिक्वेंसेस हैं कि पीपल्स पार्टी के लोग भी जो हैं वो भी कोई इशू हो तो मेरी बात सुन भी लेते हैं, प्यार भी करते हैं, वेलकम भी करते हैं। इसी तरह नून के लोग, जमात इस्लामी के लोग या किसी जमीयत उलमा इस्लाम के इवन लोग जो हैं उनसे मेरा बरतानिया सा एक गहरा ताल्लुक़ है और ये जो ताल्लुकात होते हैं ये सारी चीज़ों से बालातर होते हैं। तो मुझे मैं उन सबका मशकूर हूँ कि मैं सख्त बात भी कर दूँ तो वो मेरा जो है बुरा नहीं मनाते। बहुत शुक्रिया। लेकिन एक चीज़ को मैं पर्सनली यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे ज़रूर एक्नॉलेज करूँगी, आपकी पेट्रोनेट जो कि रेस्क्यू 1122 को हासिल है, जिसके नतीजे में जैसे आपने खुद फरमाया कि हमारी वो एशिया की वाहिद एमरजेंसी फोर्स है जो सर्टिफाइड है यूएन से। ये एक बड़ी अचीवमेंट है और इसमें आपका भी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। हम बात कर रहे थे पंजाब के मसाइल की और दिल दुखता है पंजाब के बारे में एक और ख़बर आपसे शेयर करते हुए कि एक ज़रई मुल्क पाकिस्तान, जिसमें बड़े रकबे पे पंजाब में काश्त की जाती है, लेकिन पाकिस्तान जिसकी मईशत का दारोमदार ज़राअत पर है, कपास और गंदम की फसलें मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। बचपन में जब हम पढ़ा करते थे तो कैश क्रॉप्स के तौर पर हमें पढ़ाई जाती थी, लेकिन हालात इस वक्त ये हैं कि गंदम एक्सपोर्ट करने वाला, कपास एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क जो है इस वक्त गंदम और कपास इंपोर्ट कर रहा है, दरामद की जा रही है इन दोनों चीज़ें। बिल्कुल खैर मुतवक्के जो बारिशें भी हुई हैं उनका भी बड़ा असर हुआ है। साल 2020 के सीज़न के दौरान पाकिस्तान में कपास की मजमूई कौमी पैदावार में 44% तक जो है वो कमी सामने आई है। चेयरमैन कॉटन जनर्स फोरम एहसानुल हक कहते हैं कि गुज़श्ता कई बरसों से मनफी मौसमी हालात के बायस पाकिस्तान में कपास की फसल को मयार और तादाद दोनों हवालों से मुसलसल नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन बात यह है जब नुकसान पहुंच रहा है तो इसके लिए इकदाम क्यों नहीं किए जाते। बिल्कुल सही, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, उस हवाले से हम जानेंगे तफसील में। नुमाइंदे जो हैं वो हमें इस बारे में बताएंगे। इकराम होती, थैंक यू वेरी मच, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इकराम होती, बताइएगा क्या वजह है कि पाकिस्तान को अब गंदम जो फूड सिक्योरिटी हमारी, हम बिल्कुल इस वक्त जिसे कॉम्प्रोमाइज़ है, पाकिस्तान की जो आबादी है उसके लिए गंदम काफ़ी नहीं, हमें बाहर से दरामद करनी पड़ रही है। और कपास जिसकी गांठी हम भेजा करते थे, पाकिस्तान की कपास जो है दुनिया में एक आला क्वालिटी की कपास समझी जाती थी। हमारी ये दोनों अजनास जो हैं ये बड़ी आला क्वालिटी की थी और हम एक्सपोर्ट करते थे, अब इंपोर्ट करने पे मजबूर है। जी, दर हकीकत बात यह है कि गंदम जो है वो स्टेपल फूड है पाकिस्तान का। 91% पाकिस्तान का जो फूड इंटेक है उसमें गंदम का हिस्सा है, बाकी गोश्त वगैरह सब्जियां और ये चीज़ें आती हैं, फ्रूट। ये जो इतना बड़ा हिस्सा है तो इसका मतलब है ये कैश क्रॉप होनी चाहिए जी। इसी तरह हमारी जो है रुई, वो जो है एक कैश क्रॉप होनी चाहिए और कैश क्रॉप को बतौर कैश क्रॉप डील करना चाहिए। कैश क्रॉप पॉलिसी जो है पाकिस्तान की वो बिल्कुल ऐसी है कि उसमें पाकिस्तान अपने फसलों में तरक्की की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं कर पाता। अब देखें कि जो गुज़श्ता साल गंदम आई उसके बाद ये मालूम हुआ कि 2,70,00,000 टन पैदावारी टारगेट था, लेकिन 14 लाख टन जो है वो गंदम कम पैदा हुई। अब ये 2,70,00,000 टन के मुकाबले में 14 लाख टन गंदम कम पैदा होना कोई इतना बड़ा इशू तो है नहीं। इसको बर वक्त अगर डील कर ली जाता तो इंपोर्ट कर ली जाती बर वक्त तो ये मसला हल हो जाता। और गंदम की जब भी बुआई हो उससे पहले जो कीमत है
वो अगर सही आ जाए तो कैश क्रॉप वाला मसला हल हो जाता है कि गंदम के जो किसान हैं उनको सही उसकी कीमत मिल जाएगी, लिहाजा वो ज्यादा गंदम बोएंगे। बिल्कुल सही जी जी। तो मुनाफे के लिए अगर वो गंदम बोएंगे तो वो ज्यादा बोएंगे, ज्यादा होंगे तो डिमांड कम होगी, सप्लाई ज्यादा होगी। फिर ये है कि इसमें जो रोल है जो फ्लोर मिलर्स का, फ्लोर मिल्स जो हैं वो इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए भी पैदावार करते हैं अपनी फैक्ट्रियों से, और वो स्टेपल यूज़ के लिए भी करते हैं। स्टेपल यूज़ के लिए आटा, और आटे से इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए मुख्तलिफ चीज़ें पैदा करते हैं। अब इंडस्ट्रियल यूज़ कितना बढ़ गया है, स्टेपल यूज़ का पाकिस्तान में डिमांड कितनी बढ़ गई है, ये दो फोरकास्ट हमेशा लाजमी हैं कि उसके मुताबिक गंदम की बुआई की जाए। और गंदम की बुआई को इंसेंटिवाइज करने के लिए लाजमी है कि आप कैश क्रॉप के तौर पर लेकर इसको, इसकी कीमत जो है किसान को सही दें, लिहाजा इसकी कभी भी पैदावार कम नहीं हो सकती, क्योंकि पाकिस्तान में जमीन बहुत है, पानी बहुत है, हर चीज बहुत है। इसके अलावा जो कपास है वो चूंकि हमारे लिए डॉलर कमाने के लिए हमारी लाइफ लाइन है, 12 से लेकर 14 बिलियन डॉलर हम उससे कमाते हैं। तो ये जो दोनों फसलें हैं, इसका मतलब ये है कि ये दोनों ऐसी कैश क्रॉप्स हैं जिस पे पाकिस्तान डिपेंड करता है। डॉलर पे के लिए हम डिपेंड करते हैं ज्यादा। बिल्कुल ठीक है। पिछले कुछ अरसे में फिर ये जो कपास है उसको डिस्करेज क्यों किया गया, इसकी जगह गन्ना ज्यादा क्यों काश्त किया जा रहा है? जी देखें, दो मुख्तलिफ किस्म की पॉलिसीज इससे डील कर रही हैं। जो चीनी की पैदावार है उसके लिए गन्ना ज़रूरी है, जो टेक्सटाइल की पैदावार है जो एक्सपोर्ट होनी है उसके लिए लाजमी है कि कपास ज़्यादा बोई जाए। अब कपास वाले को और गन्ने वाले को दोनों को देखें कि इसको इंसेंटिव्स में क्या फ़र्क है। जो गन्ने वाला है उसका इंसेंटिव क्या है और कपास वाले का क्या है। अगर आपस में आप मुआवजा करें तो पता चलेगा कि कपास वाले को ट्रेडिशनली बहुत कम इंसेंटिव मिला है। दूसरी बात यह है कि कपास की जो परचेज जो पॉलिसी है वो और है, गंदम की परचेज पॉलिसी और है, इसकी गन्ने की परचेज पॉलिसी और है। गन्ने की परचेज पॉलिसी में बहुत ज्यादा जो लोग इन्वॉल्व हैं वो उनको कर्जा भी जो है बर वक्त मिलता है, और उसके अलावा वो गन्ने के जो किसान हैं उनको ज्यादा उनकी कीमत भी दे सकते हैं, और इसीलिए किसान ज्यादा काश्त करते हैं। होती साहब फरमाइएगा, दूसरा ये है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी की बात की जाती है, लेकिन एंटी होर्डिंग लॉज है उसके तहत कभी किसी को 3 साल की सजा नहीं सुनाई गई। फ्लोर मिल्स पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, लेकिन इस दफ़ा तो ये हुआ कि पंजाब हुकूमत ने, अगर से पंजाब की बात करें, फ्लोर मिल्स को परचेज करने से रोक दिया। अब स्टॉकिस्ट के पास गंदम जमा है, अब वहाँ से भी नहीं हो सक रहा। आप इन तमाम मामला को क्या देख रहे हैं, अभी क्या चल रहा है, और गंदम और आटे के आइंदा आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल आप फोरकास्ट कर सकते हैं, कीपिंग योर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म इन व्यू? ये देखें, ज़ख़ीरा अंदोज़ी सिर्फ एक मकसद के लिए होती है, वो ये है कि आपने इसकी कीमत ज़्यादा लेनी है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले को अगर मालूम हो कि डिमांड इतनी नहीं है कि मैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी करूं, तो वो फिर ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं कर सकता। वो डिमांड बढ़ती है दो वजूहात से, एक तो जो है फसल कम हो जाए, दूसरा स्मगलिंग ज़्यादा हो जाए। अब फसल कम होना और स्मगलिंग ज़्यादा हो जाना, इन दोनों चीज़ों पे कंट्रोल करना है। अभी जो गवर्नर साहब आपके साथ फरमा रहे थे कि हमारे कंट्रोल्स जो हैं वो लूज़ हैं, वो टाइट नहीं हैं, हमें ये करना है। इन कंट्रोल को टाइट करने के लिए एक नेशनल कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए जो कि 2 चीज़ों पे हो, वो 3 चीज़ों पे, बल्कि गन्ने पे, गंदम पे और कपास पे, कि भाई इन तीनों चीज़ों का जो कि हमारी लाइफ लाइन बनती हैं, स्टेपल में और एक्सपोर्ट्स में और लोकल चीनी की सप्लाई में, इन तीनों के लिए हम एक कॉन्फ्रेंस करें और उसमें सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाकर ये कहें कि इनके लिए कौन सी पॉलिसी हो जो नेशनल क्रिटिकल पॉलिसी हो। इस नेशनल क्रिटिकल पॉलिसी के बगैर अब इन मामलों को ठीक मुमकिन नहीं है। इकराम होती, बहुत शुक्रिया। फूड सिक्योरिटी की बात है जो बहुत अहम है। अगर हम ज़रूरी तौर पे और माली तौर पे या खुराक में खुद कफील नहीं होंगे तो आइंदा आने वाले दिनों में बढ़ती हुई आबादी के साथ साथ, अब जबकि अब कह रहे हैं एस्टिमेटेडली 22 करोड़ से ज़्यादा अफराद की कौम है, तो इतने लोगों को खुराक की मुहैया करना भी एक बड़ा चैलेंज है। ब्रेक के लिए रुके, ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दीगर जो कुछ आम इश्यूज़ हैं उनको भी आपसे डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे।